हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। प्रीवियस मंथ में स्टार्ट किया था सेमेस्टर 2 का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स। मोर देन 50 लेक्चर्स हमने कंडक्ट किए थे एंड स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट ये वीडियो लेक्चर सीरीज को मिला था। ऑन स्टूडेंट डिमांड वी आर स्टार्टिंग द क्रैश कोर्स ऑफ सेमेस्टर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन दिस क्रैश कोर्स हम लोग फिजिक्स के दो सब्जेक्ट लेने वाले, दैट इज फिजिक्स फॉर इमर्जिंग फील्ड एंड द सेमीकंडक्टर फिजिक्स। Same for the chemistry, we are conducting two subjects. The first one is the engineering material and second is the environmental chemistry. In that crash course, हम लोग पूरा वीडियो एक वन शॉट में देखने वाले, पूरा चैप्टर एक वन शॉट में देखने वाले। With that, हम लोग सिंपल कंसेप्ट विद अ सिंपल टेक्निक विद नोट्स एंड क्वेश्चन ये सारे को डिस्कवर करेंगे। तो मेक श्योर जितना सपोर्ट लास्ट टाइम दिया था उससे ज़्यादा सपोर्ट दिस टाइम मिलना चाहिए। अपने जितने दोस्त लोग हैं सबके साथ ये चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब ये चैनल सो दैट हर एक के पास ये कंटेंट जाएगा। स्टार्ट करते क्रैश कोर्स। तो वंस अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ केमिस्ट्री 2। तो लेट्स बिगिन विद दी इंजीनियरिंग मटेरियल्स का चैप्टर 2, दैट इज सेरामिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट होने वाला है सेरामिक के साथ कि व्हाट डू यू मीन बाय सेरामिक एंड इट्स टाइप। तो स्टडी करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेरामिक। तो सेरामिक आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मटेरियल्स मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल इन दोनों का मिला के ये नॉन मेटेलिक मटेरियल बना है जो ऑर्गेनिक भी नहीं है, इनऑर्गेनिक। तो 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि इनऑर्गेनिक होता क्या है। तो व्हाट दिस इज सेरामिक, ये बहुत बार नाम भी सुना होगा कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो बाई प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक है, लेकिन कभी कभी वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एलिमेंट से कॉम्बिनेशन से बनता है। दे आर टिपिकली फॉर्म बाय शेपिंग अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्स एंड देन फायरिंग इट एट हाई टेम्परेचर। मतलब पहले वो पाउडर के फॉर्म में होता है, देन उसमें मिक्सचर्स हम लोग ऐड करते हैं, एक प्रॉपर शेप देते हैं, एंड शेप देने के बाद उसका हम लोग हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। सादा एग्जांपल दिखा तो सॉइल, सादा एग्जांपल दिखा तो सॉइल। तो सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल में मल्टीपल कंपोनेंट एक साथ मिक्स होते हैं, उसमें मेटल भी हो सकते हैं एंड नॉन मेटल भी हो सकते हैं ना। सॉइल के अंदर आयन के कुछ पार्टिकल्स, बिकॉज वो बिलो दी अर्थ सरफेस सॉइल अपने को प्रॉपर मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होते हैं, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, रेड कलर, जैसे मल्टीपल कलर्स में सॉइल प्रेजेंट होती है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये कौन से फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सचर होती है। हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी के साथ मिला के प्रॉपर शेप देते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं माटी के, सॉइल के, पुराने जमाने में यूज करते थे। अभी भी घर पे किसी के दिखा होगा तो मराठी तला मडका म्हणतो आपण, जहाँ पे हम लोग पानी स्टोर करते हैं, जो विदाउट एनी फ्रीज ठंडा भी होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन ये मुझे बनाना है, तो जो सॉइल के पाउडर्स को मैंने मिक्सचर किया पानी के साथ, उसको प्रॉपर शेप दिया, उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर पे प्रॉपर फिक्स शेप देना पड़ता है। यहाँ पे जो शेप दिया ना, दैट इज अ टेम्पररी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्ले अगेन, लेकिन क्ले मुझे फिक्स करना है तो मुझे हाई टेम्परेचर, उसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भट्टी बोलते हैं, भट्टी, कि वहां पे हम लोग उसको प्रॉपर शेप देते हैं। तो आपने कभी कभी गांव में विजिट किया होगा तो वीट भट्टी, ब्रिक्स का भट्टी होता है, जहाँ पे सॉइल्स को प्रॉपर शेप दिया जाता है। एंड जितने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहां पे जो ब्रिक्स यूज करते हैं, उसको प्रॉपरली पहले शेप देने के बाद टेम्परेचर एक प्रॉपर यूज किया जाता है, एंड देन वो परमानेंटली वो शेप पे जाएगा। ठीक है, तो व्हाट दिस इज कि दे हैव फिक्स शेप ऑफ द मिक्सचर ऑफ पाउडर एंड देन फायरिंग एट अ हाई टेम्परेचर टू गेट द फाइनल शेप, परमानेंट शेप। Now, what are the types of ceramics that we can use in the today's world? So this process causes the particle to bond together and creating a dense and strong material. वही मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स है उससे बॉन्ड क्रिएट होगा, कैसे, अगर हाई टेम्परेचर मैंने यूज किया तो, एंड देन इट क्रिएट अ डेंस एंड अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेरामिक्स? तो सेरामिक्स से दो टाइप होते हैं, एक नेचुरली प्रेजेंट होगा, एक मैनमेड वी कैन से। तो व्हाट आर द नेचुरल सेरामिक्स दैट वी कैन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ? तो देयर आर मेड from naturally occurring raw material like clay, silica, feldspar. Examples include pottery, bricks, and tiles. So these are the some clay, silica, and feldspar. These are the examples of the natural ceramics. तो नेचुरल सेरामिक्स के ये तीन एग्जांपल आते हैं। क्ले तो बहुत सारे लोगों ने सीखा भी होगा, देखा भी होगा, बचपन में उसका कुछ ना कुछ अपने क्रिएशन भी किया होगा। मतलब हम तो मराठी मीडियम में थे, तो मराठी मीडियम में एक सब्जेक्ट था, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग को होता है कार्यानुभव। अभी बहुत बच्चे ये नाम सुन के हंसने स्टार्ट भी किया होगा। मेरे टाइम में एक सब्जेक्ट था, उसका नाम था कार्यानुभव।
उसमें हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्रिएट करते थे। देन एक कौन सा तो ये कलरफुल पेपर्स आते हैं ना, तो किसी को इसका नाम पता होगा इंग्लिश में, आपके टाइम क्या नाम इसका पता नहीं, लेकिन मैं मराठी मीडियम में था प्रॉपर, तो मेरे टाइम सब्जेक्ट था कार्यानुभव। मतलब हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएशन करते थे, कभी बोट क्रिएट किया, कभी फ्रॉक क्रिएट किया, ऐसे बहुत से, कभी पॉकेट क्रिएट किया। तो वहां पे कलर पेज आता था, कलर पेज, रेड ग्रीन येलो, ऐसे बहुत सारे कलर पेज आते, उसको हम लोग मराठी में बोलते घोटिव कागज। अभी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी पता नहीं मुझे। तो दीज आर दी सम टेक्निक्स दैट्स वी आर यूजिंग। अगेन हमने क्ले यूज किया था, चिकन माती हम लोग यूज थे उसको नॉर्मल इंडियन टर्म्स में, उससे हम लोगों ने शेप देके प्रॉपर उसको क्रिएट किया होगा। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। देन देयर आर एडवांस सेरामिक्स। कि एडवांस सेरामिक्स क्या होता है, दीज आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक एंड हाईली प्यूरिफाइड रॉ मटेरियल्स एंड आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। कि मतलब सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, एंड ये हाईली प्यूरिफाइड है। मतलब नेचुरल सेरामिक आर नॉट प्यूरिफाइड, उसमें कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ ना एक्स्ट्रा चीजें होने वाली, लेकिन दिस एडवांस सेरामिक आर प्रॉपरली फ्रॉम सिंथेटिक एंड दे हैव हाई प्यूरिफाइड रॉ मटेरियल। कुछ तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन करना है, इसके लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिना, जिरकोनिया, सिलिकॉन कार्बाइड, दीज आर थिंग्स। अब ये सारे एग्जाम्पल हम लोग इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो चैटबॉक्स से पूछ तो पूछा है इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारों का मीनिंग हम लोग इन डेप्थ समझ के लेने वाले, इसका प्रॉपर्टी समझ के लेने वाले, ये कहाँ पे यूज होता है ये भी देखने वाले। तो दीज आर दी नेचुरल सेरामिक्स, दीज आर दी एडवांस, और वी कैन से दीज आर द मैनमेड। कुछ तो अपने को क्रिएशन करना है, इसके लिए हमने ये यूज किया। तो नेचुरल सेरामिक्स एंड द एडवांस सेरामिक दोनों अपने को इन डेप्थ समझ के लेना है। तो लेट्स सी व्हाट आर द नेचुरल सेरामिक फर्स्ट। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स जो मैंने फोटो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, दैट वी कॉल्ड एज अ नेचुरल सेरामिक्स। तो कुछ कुछ यहाँ पे दिए, देखो ये आपने बहुत बार बचपन में देखा होगा कि कोई तो कुंभार बनता था मराठी मध्ये। तो इन आय स्टे इन कल्याण, तो वहां पे कुंभार वाड़ा भी है, जहाँ पे फेस्टिवल्स में गणपति जी की स्टैचू, नवरात्रि के टाइम देवी की स्टैचू वहां पे ऐसे मिलती है, एंड कभी कभी वहां पे पॉट बाकी सारी चीजें भी मिलती है। तो दिस इज क्ले, एंड क्ले का वहां पे सब यूटेंसिल्स माटी का बनाया जाता है। दिस इज नोन एज सिलिका। यहाँ पे जितने भी एटम दिख रहे हैं, दिस इज मेड फ्रॉम सिलिका। एंड देन वी हैव फेल्सपर। तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। दीज आर दी, तो घर पे जितने भी हम लोग बोलते हैं ना कि वो उसको एक नाम है, क्लिक नहीं हो रहा है। तो दीज आर दी सोडियम फेल्सपर। कि घर पे जितना भी लोग पॉट यूज करते हैं, बाउल यूज करते हैं, जो ग्लास जैसे दिखता है लेकिन ग्लास होता नहीं, वो नीचे गिरा है तो थोड़ा टूटने का चांस है। तो दीज आर द थिंग्स। तो दिस बिकम्स अ फेल्सपर, दिस बिकम्स सिलिका, एंड दिस आर द क्ले। तो मैंने फोटो क्यों दिखा, बिकॉज यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया, बिकॉज दिस आर द नेचुरल थिंग्स जिसको हम लोग यूज करते अगेन फॉर दी अवर एप्लीकेशन पर्पज। अब इसको इन डेप्थ समझ कर लेते कि क्या दिया। तो क्ले, व्हाट डू मीन बाय क्ले? तो इट इज अ मेड अप ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। हाइड्रेटेड मतलब उसमें पानी ऐड होगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा होंगे। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम का सिलिका कंटेंट उसमें दिया है, एंड इट इज यूज्ड टू मेक स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स लाइक ब्रिक्स, टाइल्स एंड पाइप। व्हाई वी आर यूजिंग क्ले? मुझे तो ब्रिक बनाना है, वीट, आप लोग मराठी में उसको वीट बोलते हैं, टाइल्स बनाना है, ये तो पाइप्स बनाने, फॉर दैट वी कैन यूज दिस क्ले। तो पहले के जमाने में पाइप भी मीन्स क्ले का यूज किया जाता है। यू वोंट इमेजिन, जो डैम्स बनते हैं, डैम्स पुराने जमाने के डैम्स भी सॉइल से बने, माटी से बने, इसलिए वो जल्दी डैमेज होते थे। दिस आर दी एप्लीकेशन वेयर वी कैन यूज द क्ले। यानी किससे बना है? इट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। नेक्स्ट स्टडी करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया। नेक्स्ट इज सिलिका। व्हाट इज सिलिका? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सिलिका मिनरल्स। तो ये तो एकदम स्पेसिफिक दिया कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये नेचुरल सिलिका। तो सिलिका में जो वैरायटी है वो यहाँ पे होगा। तो दीज आर द सिरेमिक्स आर ऑफ्टन यूज इन ग्लास मेकिंग एंड फैक्ट्रीज। तो मुझे ग्लास की कुछ चीजें बनानी, ग्लास कनेक्टेड कोई भी एक यूटेंसिल बनाना है, तो दैट टाइम वी कैन यूज दिस सिलिका का कंपोनेंट। एंड द लास्ट वन देखा था, दैट इज फेल्सपर। इट इज अ कॉमन ceramic raw material that act as a fluxing agent to reduce the melting temperature of aluminum silicate. तो ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इसका मुझे जो मेल्टिंग टेम्परेचर, इजीली मेल्ट नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग इसको रिड्यूस करते प्रॉपरली। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट का जो भी मेल्टिंग टेम्परेचर होगा उसको मुझे कम करना है, रिड्यूस करना है, सो दैट वो इजीली मेल्टिंग हो जाएगा। प्रॉपर उसको शेप देंगे। इजीली मेल्ट हुआ मतलब हम उसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। किसी का मेल्टिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है,
उसको मैंने किया 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस, जितना अपने को फ्यूल लगने वाला था उसको जलाने के लिए उतना बच गया ना, जल्दी वी कैन गिव द शिप, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फेल्डस्पार। तो अगेन इट इज वन ऑफ द एल्यूमिनियम सिलिकेट ओनली, लेकिन टू इट इज अ फ्लक्सिंग एजेंट। क्यों? ये मेल्टिंग टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का, एल्यूमिनियम सिलिकेट का, रिड्यूस करता है, and that's why we are using this one. So these are the three natural ceramics. लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस विद क्ले, सिलिका एंड दिस वन आप लोग यूज कर सकते हो। नहीं तो नेचुरल सिरेमिक का लिस्ट बहुत बड़ा है, आप 10 15 20 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इतना रिक्वायरमेंट नहीं। नेचुरल तो हो गया, तो नेचुरल होने के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल, और वी कैन से एडवांस वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांस वन सिरेमिक्स, एल्यूमिना। नाउ वी आर यूजिंग द एल्यूमिना फॉर व्हाट पर्पस? हम लोग यूज करते फॉर द कटिंग टूल्स, abrasives, or we can say electronic component due to its high hardness and wear resistance. तो मेजरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड द कटिंग टूल्स में हम लोग ये यूज करते हैं, जहां पे उसका हार्डनेस बहुत ज्यादा है। इसका तो कंटेंट ही अलग है, एब्रेसिव्स का कंटेंट ही अलग है, ये हम लोग इन डेप्थ बाद में स्टडी करने वाले। जैसे सिरेमिक्स है, वैसे इसका भी एक सेपरेट कंटेंट है। तो मेजरली हम लोग यूज करते हैं कटिंग टूल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, बिकॉज उनके पास क्या होता है, हाई हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। हार्डनेस बहुत ज्यादा है, ताकतवर है, एंड वियर जल्दी नहीं होगा, जल्दी घिसेगा नहीं। These are the two parameters, that's why we are using alumina. Next देखते हैं। Next one is known as zirconia. Now, why we are using zirconia? It is known for its high strength and toughness. तो इसका ताकत अगेन बहुत अच्छा खासा है, मतलब ये हार्डनेस है, ये हार्ड है, ये स्ट्रेंथ है। तो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हार्डनेस मतलब एकदम स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ा सा चीज अलग होती है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। टफनेस अगेन टफ भी है, and it is used in a dental implants, hip replacement and other biomedical applications. तो अगर मैंने एग्जांपल दिया कि अपना टीथ, ह्यूमन टीथ, वो हार्ड है क्या? नहीं, वो बहुत लाइट है, इतना हेवी नहीं होता, लेकिन उसका ताकत बहुत ज्यादा है। मतलब वो कोई भी चीज जो हम लोग अपने बॉडी को सुटेबल करें उसको तोड़ सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट हैज अ हाई स्ट्रेंथ, टफनेस थोड़ा अच्छा है, लेकिन हार्डनेस से क्या नहीं, इतना हार्ड नहीं, इतना हेवी नहीं। तो वाई वी आर यूजिंग जिरकोनिया और द डेंटल इम्प्लांट्स। तो डेंटल में जो कुछ भी अगर मुझे नया टूथ बनाना है, तो वी कैन यूज दिस कंपोनेंट। हिप रिप्लेसमेंट, अदर बायोमेडिकल एप्लीकेशन, तो इट्स मेजरली बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, बायोमेडिकल एप्लीकेशन, वहां पे हम लोग जिरकोनिया यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज एक्सट्रीमली हार्ड and has high thermal conductivity, making it suitable for cutting tools, abrasives and heat exchanger. मतलब इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कि अच्छा क्वालिटी का टेम्परेचर सस्टेन करेगा, जल्दी मेल्ट होगा नहीं, सामने वाले को मेल्ट कराएगा, उसको काटेगा टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड काफी यूज करते हैं हम लोग इसको, अगेन कटिंग टूल्स एंड मेजरली हीट एक्सचेंजर। हीट को मुझे एक्सचेंज करना है, हीट को मुझे पास ऑन करना है। नहीं तो क्या होता है, कुछ चीजें क्या होता है, जल्दी मेल्ट होती है, तो हीट पास ऑन होगा नहीं ना। अगर आपने देखा कि घर पे चलो मुझे मैगी बनाना है, ठीक है, सादा एग्जांपल, मैगी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया, एंड कढ़ाई में मैंने मैगी का सब चीजें डाल दिया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, तो उसको मराठी में बोलते हैं, लेकिन जाने दो। ऐसे कि हम लोग एक यूटेंसिल लेते, इसको इसको मिक्सअप करते प्रॉपरली। अभी इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा नहीं होगा, तो ये खुद मेल्ट हो जाएगा ना, तो मैगी के साथ इसका भी मिक्सचर ऐड हो जाएगा। तो टू मिक्स प्रॉपरली वी कैन यूज दिस हीट एक्सचेंजर, और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका टेम्परेचर सस्टेन, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, दैट वी कैन यूज ओवर हियर। नेक्स्ट सिलिकॉन नाइट्राइट, तो अगेन नेक्स्ट वन इट्स एक्सेलेंट थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। सडनली कुछ भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ सडनली, तो शॉक रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, शॉक रेजिस्टेंस इसका मतलब है सडनली कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, सडनली कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो दैट टाइम वी कैन यूज दिस वन। कि कोई ऐसा कंडीशन जहां पे टेम्परेचर पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, अभी डायरेक्ट 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, सडनली 20 बढ़ गया, 30 का डायरेक्ट 300 हो गया। तो whenever there is a sudden change in the electricity, that time we can use this one। तो ये जो थर्मल शॉक रेजिस्टेंस इसका बहुत अच्छा है, इट इज यूज इन गैस टर्बाइन इंजिन्स एंड अदर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। गैस टर्बाइन, उस गैसेस का टेम्परेचर वेरी होता है कंटिन्यूसली। सॉलिड एंड लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत नियरली, उसके लिए वाइब्रेशन इजिली होता है। गैस का टेम्परेचर सडनली चेंज हो सकता है, सडनली हाई टू लो, लो टू हाई जा सकता है, and that's why we can use this silicon nitride।
तो मैं हर एक एप्लीकेशन के ऊपर टाइम दे रहा हूँ बिकॉज ये एप्लीकेशंस यूज होने वाले. नेक्स्ट वन, लास्ट वन दैट वी कैन से, ग्लास सेरामिक्स. इट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ ग्लास. क्रिस्टलाइज सब्सटेंस से कंट्रोल मैनर, किससे बना हुआ है? ग्लास से, थ्रू हीट ट्रीटमेंट. प्रॉपरली हीट देना है एंड देन वी कैन गेट अ प्रॉपर शेप. आपने कभी देखा हुआ कि कांच का बॉटल कैसे बनता है? कभी यूट्यूब पे देखो, बहुत बार डिस्कवरी चैनल्स में फैक्ट्री प्रोडक्ट में दिखाते हैं कि कांच का बॉटल कैसे बनता है, कांच के यूटेंसिल कैसे बनते हैं. अगेन हीट इट वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिससे हम लोग देते हैं. तो अपने को कांच होता है, कांच का बॉटल 1 लीटर का है, इतना कांच लगता है, लेकिन इनिशियली वो बहुत छोटा होता है. उसको प्रॉपरली एयर फ्लो एंड टेम्परेचर से यूज करते एंड देन उसको प्रॉपर शेप देते. जस्ट सी द ग्लास, ग्लास का जो मेकिंग फैक्ट्रीज है ना, उसको एक बार विजिट करो. टाइम मिला तो यूट्यूब पे तो अभी जमाना हो गया कि जो पुराने ग्लास है, जो टूटे हुए ग्लास है, जो हम लोग फेंक देते हैं, उसको अगेन मुझे रिसाइकल करना है, अब नया ग्लास प्रोडक्ट बनाना है. तो दैट टाइम ये किससे काम करता है? तो यूज इन मेकिंग कुकवेयर, डेंटल इम्प्लांट्स, एरोस्पेस एंड मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ पे तो मोस्टली हम लोग कुकवेयर में यूज करते हैं. दिस आर द थिंग्स, वहां पे हम लोग ग्लास सिरेमिक्स यूज कर सकते हैं. ठीक है? तो ग्लास सिरेमिक्स मतलब 100% ग्लास नहीं है. कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो ग्लास से बिहेव करती है लेकिन ग्लास होती नहीं. दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज दिस ग्लास का सिरेमिक्स. एग्जाम में सेरामिक्स का क्वेश्चन आने वाला है बिकॉज टॉपिक का नाम है सेरामिक्स है. तो सेरामिक का डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, नेचुरल, एडवांस, इन डेप्थ सारे स्टडी करने. ये होने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज उसका प्रॉपर्टीज, कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेरामिक्स. स्टार्ट करते हैं कि सेरामिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. पहला, अगर अपने सारे कंपोनेंट देख के, नेचुरल देखा होगा, आपने एडवांस देखा होगा, तो 2 पॉइंट तो हमेशा सबके पास है. दे हैव हार्डनेस एंड दे हैव स्ट्रेंथ. तो ceramics are exceptionally hard and strong and making them resistant to wear and deformation. तो जल्दी घिसेगा नहीं, एंड डिफॉर्मेशन मतलब जल्दी वो शेप चेंज नहीं करेगा. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ का सिरेमिक्स प्रॉपर्टी. तो ताकतवर भी है ना, स्ट्रॉन्ग भी है, जल्दी टूटेगा नहीं, दूसरे को जल्दी तोड़ेगा भी से. तो जल्दी शेप भी चेंज नहीं होगा, डिफॉर्म मतलब शेप चेंज नहीं होगा, एंड दैट इज अ वियर. इट्स a resistance to the deformation and the wear. नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इजीली टेम्परेचर चेंज होगा नहीं. तो व्हाट दिस इज, सेरामिक्स कैन विथस्टैंड विद वेरी हाई टेम्परेचर्स विदाउट मेल्टिंग और लूजिंग देयर स्ट्रेंथ. मतलब उसको 100 क्या 200 क्या 400 क्या 500 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी जला है, कुछ ऐसे सिरेमिक्स है, फिर भी उसका प्रॉपर्टी चेंज होने वाला नहीं, वो उसका ताकत कंटिन्यू रखेगा. तो विदाउट मेल्टिंग और लूजिंग देयर स्ट्रेंथ वी कैन यूज दिस वन. दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस. अच्छा खासा उसके पास रेजिस्टेंस का ताकत है, temperature resistance. Next, chemical inertness. What they mean? Ceramics are chemically unreactive and making them resistant to corrosion and degradation. Corrosion नहीं होगा, डिग्रेड भी नहीं होगा. मतलब जिस थाली में हमने खाना खाया, वो थाली खाने के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए. तो जे पण आपण वापरू, ताट म्हणूया काही म्हणूया, तर त्याची रिएक्शन त्या जेवणासोबत झाली नाही पाहिजे, एल्स इट विल बिकम पॉइजनस. कभी कभी ऐसा कंडीशन पॉइजनस भी बन सकता है. टू अवॉइड दिस इनर्टनेस वी कैन यूज द सिरेमिक. तो कोई भी चीज यूटेंसिल घर में यूज नहीं करते. हमने देखा था पहला चैप्टर में स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, ये ऐसी चीज जो रिएक्ट नहीं होती इजिली, दे आर करोजनलेस, डिग्रेडेशन इजिली होता नहीं. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी केमिकली अनरिएक्टिव, नहीं तो पॉइजन अपने पूरे बॉडी साइकिल में जाएगा. तो प्लास्टिक का यूटेंसिल वो यूज करते कभी, गरम, कोई खाना गर्म करना है तो प्लास्टिक का यूज करते नहीं, प्लास्टिक का यूज भी नहीं करना चाहिए. हम लोग खाना गर्म होने के बाद उसको पैक बाद में करते हैं, वो भी जो पैकिंग का प्लास्टिक से वो भी अलग है, उसका भी प्रॉपर एक क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए. ठीक है. देन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेशन. तो व्हाट दिस इज, कि मोस्ट सेरामिक्स आर एक्सेलेंट इंसुलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. तो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट रेजिस्टेंस भी उसके पास होना चाहिए, दे शुड बिहेव एज इंसुलेटर. तो इंसुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल आना चाहिए. नेक्स्ट में ब्रिटलनेस, जल्दी टूटना नहीं चाहिए कि ऊपर से किसी ने फाइट मारा, ऊपर से मैंने गुस्से में उसको मार दिया टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो सिरेमिक्स आर ब्रिटल, तो मीनिंग दे हैव अ लिटिल एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर द टेंसल स्ट्रेस. तो दिस शुड बी अ ब्रिटलनेस. तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद रखना. तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस सिरेमिक्स, बिकॉज हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, केमिकल इनर्टनेस,
we can say electrical and thermal insulation and brittleness. These are the property. तो एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ सकता है. यू शुड बी रेडी फॉर योर साइड. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेरामिक्स. सेरामिक्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं. तो स्ट्रक्चर एंड मटेरियल, जहां कुछ नया क्रिएशन करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, दैट टाइम वी कैन यूज द सेरामिक्स. ड्यू टू देयर हाई स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, सेरामिक आर यूज्ड इन कटिंग टूल्स, हमने देखा भी, एब्रेसिव्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. तो जहां पे जीरो से कंस्ट्रक्शन कुछ तो करना है, that time we can use this ceramics. Next one, refractories, मतलब their high temperature resistance make them ideal for furnace lining, crucibles and other high temperature application. जहाँ पे नया रिसाइकल करना है, रिफ्रैक्टरीज करना है, मतलब कुछ तो नया बनाना है. मेरे पास पहले से कुछ तो ग्लास टूटे हुए, कांच के बोतल से, प्लास्टिक का सामान है, कुछ भी है, उसको मुझे रिसाइकल करना है. तो बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर प्रॉपर उसको शेप देते हैं. तो दैट टाइम वी कैन यूज दिस सिरामिक का क्वालिटी. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, उसका एक प्रॉपर्टी देखा था इंसुलेटिंग, वो कंडक्टिव नहीं. तो मेक देम इसेंशियल इन एन इंसुलेटर, कैपेसिटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. तो आपने प्रैक्टिकल कभी किया होगा प्रॉपरली, तो इंसुलेटर एंड कैपेसिटर को टच किया, इवन रजिस्टर को भी टच किया, तो उसका आउटर बॉडी इट्स बिकम ऑफ दी सेरामिक्स. वो मेजरली सेरामिक से ही बनता है. तो बिकॉज ऑफ द इंसुलेटर, हमने डेफिनेशन जब सेरामिक का पढ़ा था, तो नॉन मेटालिक ऐसे ही पढ़ा था. इट्स नॉन मेटालिक एंड मोस्टली बिहेव एज इंसुलेटर. ये पॉइंट याद रखना. तो दीज आर द यूजेस ऑफ सेरामिक वेयर वी कैन यूज. और कौन कौन से, मेजर एंड बायोमेडिकल, बायोमेडिकल सेक्टर में यूज कर सकते हैं, डेंटल क्लिनिक पे. तो सेरामिक्स लाइक जिरकोनिया एंड एल्यूमिनिया आर बायो कंपैटिबल, मतलब अपना जो बॉडी जिससे बना है, तो समझो मेरा अपना जो टीथ बना है, टीथ, वो कोई तो एक बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोडक्ट से बना है. तो सेम हम लोग उसी टाइप का यूज कर सकते हैं, दैट इज द जिरकोनियन एल्यूमिनियम. मतलब मेरे 32 टीथ से उस ड्यू टू सम रीजन वो 30 हो गए, तो दो तो टूट गया ना, लेकिन दो मुझे रिप्लेस करना नया, तो नेचुरल तो आएगा नहीं. अभी वो दूध का था, चला गया, नया आ गया था, वो भी टूट गया. दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस बायो कॉम्पेटिबल वन, जो अपना टिप एंड इसके साथ मैच करेगा. मतलब बायोलॉजी कुछ भी वहां पे इशू नहीं होगा. बॉडी विल एक्सेप्ट दैट सेरामिक्स, बॉडी विल इजीली यूज दैट सेरामिक. तो बहुत बार आपने देखा ना कि नकली दांत यूज करते हैं, कोई बूढ़ा हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया बहुत एकदम, तो दे यूज दी डुप्लीकेट टीथ. चबाने के टाइम, मैस्टिफिकेशन करने के टाइम भी कुछ भी प्रॉपर, मतलब कुछ भी बायोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं देगा. तो आपने वेस्टर्न वर्ल्ड देखा होगा, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने बूढ़े लोग होते हैं, उनका दांत एकदम नीट एंड क्लीन होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे यूज दिस बायोलॉजिकल टेक्निक ऑफ दिस सिरेमिक्स. तो प्रॉपरली सिरेमिक्स करते हैं. ऐसा नहीं कि इंडियन पब्लिक का जो सीनियर सिटी उनका दांत जल्दी टूटता है, यूरोपियन जो पीपल्स है उनका कुछ नहीं होता. फ्रॉम चाइल्डहुड उनके पास वो टेक्नोलॉजी पहले से इनबिल्ट है कि दांत टूट गया तो नया दांत लगा सकते हैं. अपने यहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड नहीं. ठीक है. तो इवन उनका एज 80, 85, 90 होने के बाद भी दे आर प्रॉपर. आपने बहुत बड़े बड़े लोग देखे भी होंगे यूरोपियन कंट्रीज में, एज 80 हो गया फिर भी उनके दांत दिखते, बिकॉज दे यूज दिस टेक्नोलॉजी करती. इट इज यूज इन अ डेंटल इम्प्लांटमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, अदर मेडिकल डिवाइसेस. केमिकल इंडस्ट्री, again we can use in a chemical industry. तो their chemical inertness make them suitable to use in a chemical processing equipment and catalyst support. तो मुझे कोई केमिकल, मुझे मतलब खांसी की दवाई है, कोई चीज है, वहां पे मुझे कोई भी केमिकल बॉटल में ऐड करना है, लेकिन बॉटल का रिएक्शन उसके साथ नहीं होना चाहिए. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो जो भी चीज हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे इसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इनर्टनेस. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो दिस आर द पॉइंट ऑफ अ सेरामिक्स. तो एग्जाम में सेरामिक के बारे में इतना ही आएगा. तो सेरामिक के बारे में क्या क्या पॉइंट स्टडी किए. तो सेरामिक का डेफिनेशन देखा हमने, बेसिक वन. देन उसके हमने टाइप स्टडी किए, टाइप का भी हमने सब टाइप स्टडी किया. देन ये उसके बाद हमने प्रॉपर्टी स्टडी किया, एंड उसके बाद हमने यूजेस स्टडी किया. तो दीज आर द 4 पॉइंट जो एग्जाम में सेरामिक्स के ऊपर आ सकते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में कवर किया कि सेरामिक का डेफिनेशन, सेरामिक का टाइप, सेरामिक के सब टाइप्स, उसके प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, ये सारे चीजें हमने कवर्ड की आज के लेक्चर में. कंटिन्यू करने वाले, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ग्लास. सेरामिक के पास थोड़ा सा ग्लास का प्रॉपर्टीज है. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज ग्लास एंड इट्स टाइप. 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, तो मैं भी थोड़ा पॉज लेता हूँ, एंड देन कंटिन्यू करते हैं ग्लास एंड इट्स टाइप.
चलो, तो लेट्स स्टार्ट द ग्लास एंड इट्स टाइप. So it is a non-crystalline amorphous solid that is typically produced by melting inorganic material like silica, soda and lime. तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया. इट शुड बी नॉन क्रिस्टलाइन. क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है ग्लास. मतलब मैंने 2-3 क्रिस्टल मिक्स किया, उसको पानी में ऐड किया, ग्लास बन गया, ऐसा नहीं होता है. सॉइल ऐसे होगा, क्ले ऐसे होगा, लेकिन ग्लास ऐसा नहीं. इट इज अमॉर्फस. ये नॉन क्रिस्टलाइन है. टूटने का लगता है कि भाई क्रिस्टल है, नहीं, लेकिन नेचुरली देखा तो इट इज अ नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड दैट इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. मुझे मेल्ट करना है, तो ग्लास इंडस्ट्री में टेम्परेचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बिना टेम्परेचर कुछ नहीं होगा. तो सिलिका, सोडा एंड लाइम ये यूज करें. तो सोडा लाइम एक नहीं होता, सोडा लाइम अलग है, दोनों अलग है, याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन दिस मटेरियल्स कूल दे सॉलिडिफाई विदाउट क्रिस्टलाइजिंग एंड फॉर्मिंग द ग्लास स्ट्रक्चर. तो जब भी ये हाई टेम्परेचर देने के बाद ठंडा होता है, तो ठंडे होने के बाद इट विल बी सॉलिडिफाई. तो थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा विदाउट एनी क्रिस्टलाइजिंग एंड फॉर्मिंग ग्लासी स्ट्रक्चर. बॉटल का होगा, कैन का होगा, पॉट का होगा, कुछ भी हो सकता. तो दीज आर द ग्लास. तो ग्लास का डेफिनेशन एंड बेसिक चीज हमने स्टडी की. तो क्या मेजर पॉइंट है? नॉन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, सॉलिड है, मेल्टिंग से यूज होता है बाय यूजिंग सिलिका, सोडा एंड लाइम. आफ्टर सम टाइम इट गेट कूल, ठंडा हो जाता है एंड सॉलिडिफाई फॉर्म में विदाउट क्रिस्टलाइज होता है, ग्लासी स्ट्रक्चर उसको मिल जाता है. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और वी कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्लास. स्टार्ट करते हैं इसका टाइप. कौन कौन से टाइप आते हैं? तो ग्लास के टाइप अगर देखें तो नेचुरल एंड एडवांस से कुछ नहीं होता है. ग्लास इज नॉर्मल वन. तो फर्स्ट वन लीड ग्लास. इट कंटेन्स लीड ऑक्साइड. तो जहां पे हम लोग लीड ऑक्साइड यूज करने वाले, दैट बिकम्स अ लीड ग्लास विच इंक्रीजेस द डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो जब भी हम लोग लीड ऑक्साइड यूज करते हैं ना, तो ग्लास का जो नेचुरल प्रेजेंस है उसमें उसका डेंसिटी बढ़ता है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू का वैल्यू चेंज होता है. तो आपने बहुत बार स्टडी भी किया होगा फिजिक्स में. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म बहुत बार सुना है. वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का चैप्टर, रिफ्रैक्शन, लाइट, ये सारी चीजों में अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा होगा. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना डेंसर होता है ऑब्जेक्ट, उतना डेंसर होता है मीडियम. whenever we add lead glass, that time we can say उसका डेंसिटी and refractive index दोनों बढ़ते हैं. It is often used in decorative glassware and crystal. तो जितने डेकोरेटिव ग्लासवर्स होते हैं, जितने क्रिस्टल होते हैं, वहां पे हम लोग लीड ग्लास यूज कर सकते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ग्लास. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज बोरोसिलिकेट ग्लास. उसमें क्या होता है? बोरान ऑक्साइड. तो बोरोसिलिकेट मतलब उसमें बोरान का ऑक्साइड होगा विच इंप्रूव्स द थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लास. तो जो भी थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे इंप्रूव होगा. सडनली कुछ भी हो गया तो डैमेज नहीं होगा. दिस कॉमनली यूज इन ओवनवेयर एंड लैबोरेटरी ग्लासवेयर. ओवनवेयर मतलब सडनली टेम्परेचर बढ़ गया ना, पहले टेम्परेचर कुछ भी नहीं था, 0 था, 20 था, 30 था, अचानक 100+ हो गया. मतलब सडनली वहां पे शॉक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ. वो मुझे कंट्रोल करना है थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड दैट टाइम वी कैन यूज बोरोसिलिकेट. तो ओवन में जितना भी हम लोग यूटेंसिल यूज करते हैं ओवन के अंदर, कि मुझे कुछ तो खाना गर्म करना है इमीडिएटली, दैट टाइम वी कैन यूज बोरोसिलिकेट. तो बोरोसिलिकेट यूज होता है, याद रखना है. वो किससे बनता है? बोरान ऑक्साइड से. सोडा लाइम glass. Next one is the most common type of glass, which is composed of mainly silica, soda and lime. इन तीनों का मिक्सचर है. It is used in windows, bottles, other everyday item. जितने विंडोज बने होते, जितने बॉटल्स बने होते, वो बना होता है सोडा लाइम ग्लास से. तीनों का मिक्सचर होता है, सोडा लाइम एंड सिलिका. तो ग्लास मतलब सिलिका ही कंपोनेंट उसमें. नेक्स्ट वन इज दी एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास. So these are the glass possesses exceptionally high softening temperature. इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिया उसने, क्या दिया? दैट इज अ हाई सॉफ्टनिंग टेम्परेचर. नया वर्ड सुना होगा. तो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन रेजिस्ट स्क्रैचेस. ऐसा एक चीज जो अपने को स्क्रैच रेजिस्ट करे. उस ग्लास के ऊपर ज्यादा स्क्रैचेस होते हैं. आप लोग कभी स्पेक्स यूज करते हो तो उसमें कितने स्क्रैचेस आते हैं ना. तो स्क्रैच नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे गिर गया टूटना नहीं चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. हाईली रेजिस्टेंस टू केमिकल कोरोजन. सडनली उसमें केमिकल कुछ गिर गया तो खराब नहीं होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज एल्यूमिनो सिलिकेट का कोटिंग. तो दिस इज यूज फॉर द हाई प्रेशर मर्क्यूरी डिस्चार्ज ट्यूब. तो जहाँ पे हाई मर्क्यूरी का डिस्चार्ज ट्यूब है, हाई प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे यूज करते हैं. केमिकल कंबशन ट्यूब्स, सर्टेन डोमेस्टिक इक्विपमेंट, वहाँ पे हम यूज करते हैं. तो दीज आर द सम एप्लीकेशन वेयर वी कैन यूज द एल्यूमिनो सिलिकेट का ग्लास. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है.
तो दिस आर द टाइप्स, जो हमने टाइप्स यहाँ पे स्टडी की, बेसिक टाइप से आज के लेक्चर में उसको भी स्टडी की। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, कि ग्लास हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो वाई वी आर यूजिंग ग्लास, तो ग्लास में बॉन्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, जो भी बॉन्ड क्रिएट होगा बिटवीन द ग्लास के सिलिका की बॉन्ड वो बहुत अच्छे। तो ग्लास एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट इन सिरेमिक मटेरियल्स, दो भी चीजें मुझे ऐड करना है, तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज ग्लास, उसका बाइंडिंग एजेंट बहुत अच्छा है। फोल्डिंग द क्रिस्टल पार्टिकल टुगेदर, तो आपने इनिशियली ग्लास का जब प्रोडक्शन देखा होगा तो इनिशियली ऐसा लगता है भाई ये तो स्टिकी लिक्विड है, लेकिन जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है ना तो एकदम बाइंडिंग पावर ज्यादा आता है, पता नहीं चलेगा भाई ये बना कैसे। वो उसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टिकीनेस होता है व्हेन दे आर इन अ लिक्विड फॉर्म और वी कैन स्टिकी फॉर्म, एंड देन वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दैट टाइम वी कैन से बॉन्डिंग एजेंट बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग नेस अच्छा है। डेंसिफिकेशन, इट्स टू मच डेंस, so during the firing process the glass melts and fill the pores between the particle, तो जो भी यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होने वाले और वी कैन से होल्स होने वाले, होल्स यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, जितने यहाँ पे एयर बबल्स है सारे एयर बबल्स यहाँ पे निकल जाते हैं। तो वेन एवर यू यूज ग्लास उसका डेंसिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, डेंस इजिली होता है, मतलब इन बिटवीन ग्लास में कभी भी आपको नीचे बबल नहीं मिलेगा, वो बबल आना भी नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस डेंसिफिकेशन का प्रॉपर्टी, एंड इट इज लीड टू डेंसिफिकेशन एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो मेक श्योर कि दिस आर दी प्रोसेस और वी कैन यूज इन द ग्लास वन। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड वर्केबिलिटी। तो व्हाट इज इम्प्रूव्ड वर्केबिलिटी, मतलब द प्रेजेंस ऑफ ग्लास कैन इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ अ सेरामिक मटेरियल, मेकिंग देम इजियर टू शेप एंड मोल्ड। जो शेप में आपको चाहिए, जो मोल्डिंग आपको देना है वो, मतलब ग्लास है कैसे भी यूज करना है ऐसा नहीं, जो शेप आपको चाहिए, जो मोल्ड चाहिए, मल्टीपल शेप्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी शेप का, कोई भी क्वालिटी का, कोई भी साइज का आपको ग्लास मिलता है, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मल्टीपल शेप के ग्लास आपको मिलते हैं। एनहांस एस्थेटिक, तो एस्थेटिक्स बहुत अच्छे है, मतलब दिखने को ग्लास अच्छा दिखना चाहिए ना, तब जाके वी कैन परचेस। तो सब लोग ग्लास बेच रहे हैं, लेकिन किसका ग्लास बहुत अच्छा है, क्वालिटी, स्मूथ, शाइननेस, कलर, ये सारी चीजें देखना पड़ेगी ना। तो ग्लास कैन कंट्रीब्यूट टू द एस्थेटिक अपील ऑफ अ ceramics by providing a smooth glossy surface and by creating unique visual effect, दिखने को अच्छा दिखना चाहिए। That's why we can select the multiple glass. तो these are the properties that we can use in the glass का structure। ठीक, इन बिटवीन चैट बॉक्स लिखते हैं कि सर मैथ्स का लेक्चर 5 ऑफ एफओडी कब होगा। हाँ, मैथ्स अगेन मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा स्लो जाने वाले, बिकॉज अपना मेजर मैकेनिक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंटेंट है, एंड फिजिक्स के तीन, केमिस्ट्री तीन ऐसे कंटेंट उनकी वजह से हम लोग थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। मैथ्स स्लो बाय स्लो चलता जाएगा, हो सकता है आपका यूनिट टेस्ट आगे पीछे होने वाला है मेरे कंटेंट के साथ, लेकिन बिफोर द यूनिवर्सिटी का सिलेबस, बिफोर द यूनिवर्सिटी का एग्जाम अपना मैथ्स भी कवर हो जाएगा, डू नॉट वरी। थोड़ा स्लो जाने वाले, थोड़ा फिजिक्स आगे लेके जाते, मैथ्स का आपको बहुत सारा सपोर्ट है, लेकिन फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का इतना सपोर्ट नहीं। लेकिन हम लोग सून यही वीक में दो मैथ्स के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, दो लेने का ट्राई करते हैं। ठीक, एक तो होगा शॉर्टली, लेकिन एक और लेने का ट्राई करते हैं, डोंट वरी विनीत, डोंट वरी वेदांत। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लासेस। लेट्स सी व्हाट इज द यूजेस ऑफ अ ग्लास। लेकिन मैथ्स का लेक्चर लेते समय, मतलब कोई भी लेक्चर लेते समय आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, इतने रखो। तो वेदांत और बाकी जितने लोग हैं, अभी मैसेज दिया पीयूष, फिर उसके पहले दिया तो ओमकार, ऑल स्टूडेंट्स योर सपोर्ट इज नेसेसरी, मेक श्योर कि वो सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज अ ग्लेजेस। तो हम लोग ग्लास कहाँ पे यूज करते हैं, द पॉइंट इज अ ग्लेजेस। तो ग्लास इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक ग्लेजेस। तो ग्लेजेस का मतलब क्या होता है, वहां पे स्मूथनेस आना चाहिए, डेकोरेटिव चीजेस आनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग कोटिंग आना चाहिए, दैट नोन एज अ ग्लेज। तो ग्लेज मतलब स्मूथ दिखना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा दिखना चाहिए, एंड देन उसके बाद प्रोटेक्टिव कोटिंग भी होना चाहिए। सर दिखने को अच्छा नहीं है, वो क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, दैट्स वी कैन यूज द ग्लास इन टर्म्स ऑफ ग्लेजेस। Whiteware, so what do you mean whiteware? In the Proclaim and other whiteware ceramics, glass forms a significant part of matrix and contributing the transparency and strength of the material. तो whiteware मतलब वहां पे थोड़ा सा ट्रांसफरनेस आना चाहिए, स्ट्रेंथ आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी कैन यूज। स्ट्रक्चरल सेरामिक्स, अगेन स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें बनानी, लाइक ब्रिक्स, अगेन कुछ टाइल्स, तो वहां पे कुछ ग्लास ही नहीं दिखता है वगैरह। तो कभी कभी हम लोग टाइल देखते, टाइल वो थोड़ा शाइनेस होता है, दैट शाइनेस मतलब उसमें सिलिका ऐड किया, ग्लास ऐड किया, मतलब बॉन्डिंग एजेंट भी होगा, उसका चमकना भी होगा, ड्यूरेबल भी होगा, स्ट्रेंथ भी होगा, ये सारी चीजें यूज करते हैं। इवन द ब्रिक्स अच्छे क्वालिटी का होगा तो
एंड टाइल्स, उसमें हम लोग अगेन ग्लास का कंपोनेंट यूज करते हैं. Again, glass ceramics. So these are the special ceramic material in which the glass is intentionally crystallized to create strong. वो crystallize होता है क्या? नहीं, लेकिन intentionally उसको बनाया जाता है to create a strong and durable material with a unique property. So these are the uses of the glass. याद रखना है. ऐसे multiple uses है, आप लोग यूज कर सकते हो. तो ग्लास का यूजेस का लिस्ट बहुत बड़ा है, हर एक चीज का यूज का लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन दिस आर द प्रॉपर्टी जो अपने को याद रखना है. तो अगेन आज के लेक्चर में ग्लास के बारे में स्टडी किया. तो ग्लास का हमने देखा था डेफिनेशन, देन ग्लास का हमने देखा टाइप्स, ग्लास के प्रॉपर्टीज, लास्ट में हमने देखा दैट इज यूजेस. तो दिस आर द 4 पॉइंट. तो दिस आर द 4 पॉइंट जो आज के लेक्चर में स्टडी की, डेफिनेशन, टाइप्स, प्रॉपर्टी एंड यूजेस. तो हमने आज के लेक्चर में 2 पॉइंट खत्म किए. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन, दैट इज एब्रेसिव्स एंड इट्स टाइप. व्हाट इज एब्रेसिव्स? इट आर द हार्ड मटेरियल, एकदम स्ट्रांग होते हैं, हार्डनेस होते हैं उसमें, यूज टू शेप और फिनिश अ वर्क पीस बाय रबिंग एंड ग्राइंडिंग. कि कोई भी मुझे वर्क पीस, कोई भी एक चीज है, उसको मुझे प्रॉपरली रब करना है और वी कैन ग्रिंड करना है, तो वी कैन यूज अ हार्ड मटेरियल. अगर हमें मिक्सर देखा, ग्रिंडर देखा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मिर्ची मसाला उसमें ऐड करते हैं एंड देन उसको ग्रिंड करते हैं, बिकॉज उसके शार्पनेस इतने होते हैं ना, दे कैन कट एनीथिंग. तो सेम दिस एब्रेसिव्स, दिस आर द हार्ड मटेरियल विच इज यूज टू शेप, किसी को शेप देना है और किसी को प्रॉपरली फिनिश करना है एज अ वर्क पीस बाय रबिंग और ग्रिंडिंग. तो दैट्स टाइम वी कैन यूज एब्रेसिव्स. They work by removing small amount of material from the surface of the workpiece through the friction. तो रबिंग एंड ग्राइंडिंग दोनों फ्रिक्शन से ही काम करते हैं. तो मिक्सर ग्राइंडर आपने देखा होगा, तो दैट टाइम ग्राइंडिंग मतलब फ्रिक्शन ही होगा ना. दो चीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना चाहिए, दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ रब होना चाहिए, ग्राइंड होना चाहिए. तो छोटे से छोटे पार्ट हम लोग रिमूव कर सकते हैं एंड दैट टाइम वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ द सिस्टम. इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरी में यहाँ पे क्लासिफिकेशन होने वाला है, जैसे हमने सेरामिक्स का देखा था. The first one is a natural abrasives. They are naturally occurring minerals that are used in their natural state or with minimum processing. मतलब नेचर में बाय डिफॉल्ट वो प्रेजेंट है, और वी कैन से नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा सा उसके प्रोसेसिंग किया एंड प्रोसेसिंग करने के बाद हमने इसको यूज किया, इमीडिएटली यूज नहीं किया, थोड़ा सा प्रोसेस किया. और वी कैन से मिल्क, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नेचुरल प्रोडक्ट है, डायरेक्टली हम लोग यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा उसको बॉईल करते हैं लॉन्ग टाइम तक जलने के लिए. सेम वी कैन यूज एब्रेसिव्स, नेचुरली जो प्रेजेंट है वो, नहीं तो थोड़ा सा उसके प्रोसेस करते काम हो जाएगा. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल और वी कैन से एडवांस वन. तो दे आर मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स दैट आर डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन. कुछ तो पर्टिकुलर काम करना है, इसके लिए इसको प्रॉपरली डिजाइन किया गया, दैट कम्स अंडर द आर्टिफिशियल वन. तो नेचुरल के बारे में थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करते, कौन कौन से नेचुरल एब्रेसिव्स है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते. डायमंड, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, देखने के बाद धक्का लगा कि डायमंड इसमें आता है क्या. हमने सोचा डायमंड ग्लास में आएगा, बट नहीं. डायमंड क्रिस्टलाइन है, ग्लास क्रिस्टलाइन नहीं होता, इट्स नॉन क्रिस्टलाइन. डायमंड इज हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट है पूरे मटेरियल सिस्टम में, तो दैट इज अ डायमंड एंड इज यूज इन कटिंग द टूल्स, ग्राइंडिंग व्हील्स एंड पॉलिशिंग. तो ये बेसिक काम के लिए हम डायमंड यूज करते हैं. उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर मुझे टूल कट करना है प्रॉपरली, उसको शेप देना है, होल्स करना है, ग्राइंडिंग करना है, पॉलिशिंग करना है, दैट टाइम वी कैन यूज अ डायमंड. नेक्स्ट इज नोन एज corundum. तो a very hard material, a very hard mineral used for the grinding wheels and polishing the compounds as a component of emery. तो अगेन यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी देखा, तो हार्डनेस, शाइनिंग, शेपिंग, पॉलिशिंग, ग्रिंडिंग, ये सारी चीजों में यूज हुआ. एमरी मतलब यही इसका एक क्लासिफिकेशन है, अ वैरायटी ऑफ अ कोरंडम मिक्स विद आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है एंड दैट इज यूज इन अ ग्रिंडिंग एंड पॉलिशिंग पर्पस. नेक्स्ट योर गार्नेट. बहुत लोगों ने नाम सुना गार्नेट, मोस्टली ये दोनों चीजें सुनी नहीं होगी, लेकिन डायमंड एंड गार्नेट सुना भी होगा. तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स विद अ वेरिंग हार्डनेस यूज इन सैंड पेपर, ग्राइंडिंग व्हील्स एंड ब्लास्टिंग एब्रेसिव. तो सैंड पेपर आपने सुना होगा, तो सैंड पेपर में ये गार्नेट का कंपोनेंट यूज होता है. तो इट इज अ मेड अप ऑफ द गार्नेट सिस्टम. तो बहुत बार आपने सैंड पेपर दिखा भी होगा, उसके उससे पॉलिश करते सिस्टम को. एंड बहुत पुराने जमाने में, मतलब मेरे घर के बाजू में ये फैक्ट्रीज थी बहुत पहले. लोग एक छोटी जगह पे रहते थे जहाँ पे सब आर्टिस्ट जो कलाकार लोग होते हैं, पॉलिशिंग का, डिजाइनिंग का, फिनिशिंग का,
तो सैंड पेपर तो मतलब तो कहीं पे भी जा, यू कैन कलेक्ट अ सैंड पेपर, इतना सैंड पेपर वहां पे यूज होता था. देन इज अ क्वार्ट्स, a common mineral used in a sandpaper, grinding wheels, and as a component of some polishing compound. So these are the some natural product जो आपको मिलेंगे. ये garnet, quartz and diamond, ये तो हमने बहुत बार नाम सुना है. This two are मतलब unknown thing, but आज नाम पता चला. तो मेक श्योर कि एब्रेसिव्स के ऊपर क्वेश्चन आया तो फर्स्ट उसका डिफाइन, उसके क्वालिटी, उसके दो टाइप एंड हर एक टाइप इन डेप्थ डिस्कस करना है. तो पहला तो हमने देखा दैट इज अ नेचुरल वन. स्टार्ट करते नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल. और इसको आपने एडवांस नाम दिया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. एडवांस और वी कैन से आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड है. ये नेचुरली डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कुछ तो अपने को प्रोसेस करना पड़ेगा एंड देन ओनली वी कैन यूज. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द वेरी हार्ड एंड वर्साटाइल एब्रेसिव used in grinding wheels, cutting tools and polishing compounds. Then we can silicon carbide, extremely hard abrasive. अब तक ये नाम कहीं पे आया नहीं, extremely hard. अगेन इसका काम ग्रिंडिंग, कटिंग एंड लैपिंग कंपाउंड इसमें यूज होगा. क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट, तो नाम याद रखो, बाकी मेजरली सबका प्रॉपर्टी सेम ही. एक आध दो प्रॉपर्टी कुछ एक चीज का एक्स्ट्रा होगा, लाइक दिस वन इज एक्सट्रीमली हार्ड, कि जो लैपिंग कंपाउंड में यूज होता है. वी कैन से क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट, ये भी वेरी हार्ड एब्रेसिव, लेकिन इट इज सेकंड ओनली टू डायमंड हार्डनेस. मतलब डायमंड का हार्डनेस सबसे ज्यादा है. लेकिन उसके बाद जो 2 नंबर पे जाएगा दैट इज अ क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट. तो एग्जामिनर इतना ही देखने वाला, एग्जामिनर इतना ही देखेगा कि सब नाम, सब नेम्स अपने प्रॉपर लिखा है कि नहीं, और हर एक का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होगा वो. तो दीज आर द 3 आर्टिफिशियल एब्रेसिव. लिस्ट बहुत बड़ा है, आप लोग 10 12 15 जितना चाहिए उतना पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 3 दैट इज मोर देन सफिशिएंट. मैंने कुछ जगह पे 4 5 दिए, लेकिन 2 3 दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बस इतना ही लिख के कंटेंट छोड़ना नहीं, को बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने. डेफिनेशन से लेके, टाइप से लेके, टाइप का सब टाइप से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, यूजेस से लेके, सारी चीजें आपको डिस्कस करनी. देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एब्रेसिव्स. तो व्हाई वी आर यूजिंग, अगेन हर एक टाइप में यूज हुआ है ग्रिंडिंग. तो व्हाई वी आर यूजिंग ग्रिंडिंग, रिमूविंग मटेरियल टू शेप एंड फिनिश अ वर्क पीस. मतलब उसको प्रॉपर शेप करना है. पत्थर लिया हमने, स्टोन लिया, तो उससे मुझे मूर्ति बनाना है. दैट टाइम कुछ ना कुछ पार्ट हम लोग रिमूव करते हैं, शेप देते हैं उसको. कटिंग, तो सेपरेटिंग a वर्क पीस इनटू द 2 or more पीसेस, दैट टाइम वी कैन यूज. पॉलिशिंग, मतलब उसको स्मूथनेस लाना है, एकदम माइन्यूट पार्टिकल मुझे रिमूव करने, जो किसी नेल सिस्टम से यूज नहीं कर सकते, पॉइंटर से यूज नहीं कर सकते. तो वी कैन यूज पॉलिशिंग वन, पॉलिशिंग यूज कर सकते हैं. लैपिंग वन, तो पहले देखा था, लैपिंग मींस अचीविंग अ वेरी फाइन फिनिश ऑन अ सरफेस. तो पॉलिशिंग से भी एकदम हाई लेवल का पॉलिशिंग, दैट इज नोन एज लैपिंग वन. शार्पनिंग, दैट इज रिस्टोरिंग कटिंग एज ऑफ द टूल, एकदम शार्पनेस उसको लाना है. जैसे हम लोग देखते कि नाइफ पे शार्पनेस होता है, वैसे ही मेटल सरफेस को शार्पनेस होता है. तो आपने कभी नदी के आसपास गए होंगे, तो वहां पे जो स्टोन्स होते हैं ना, दे आर टू शार्प, बिकॉज पानी उसको प्रॉपरली फिनिशिंग करता है, कट करता है. इवन लिक्विड ऑल्सो, पानी, द फ्लोइंग वाटर ऑल्सो कैन क्रिएट एब्रेसिव सिस्टम. तो कभी कभी पानी का प्रेशराइज सिस्टम से भी कुछ मेटल ऑब्जेक्ट हम लोग कट कर सकते हैं. तो यूट्यूब पे कभी वीडियो देखो कि बाय यूजिंग वाटर एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, पानी के प्रेशर सिस्टम से भी हम लोग कुछ चीजें कट कर सकते हैं, इतना प्रेशर होता है. तो नदी के किनारे जितने भी स्टोन्स होते हैं ना, वो इतने शार्पनेस क्यों होते हैं कि थोड़ा सा भी उसको बिना सैंडल का, बिना शूज का चला तो कट होगा, पैर में थोड़ा लगता है. दैट इंडियन वहाँ पे शार्पनेस है. स्मूथनेस तो होता ही है, बिकॉज वहाँ पे सब तो वेजिटेशन नेस, वहाँ पे थोड़े से प्लांट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन शार्पनिंग अगेन बहुत कुछ वहाँ पे होता है. क्लीनिंग, मुझे प्रॉपर्ली उसको क्लीन करना इन टर्म्स ऑफ रस्ट, पेंट एंड अदर कॉन्टामिनेट्स जो नेचुरली और वी कैन से आर्टिफिशियली प्रेजेंट होते हैं. तो these are the uses of abrasives. Examples, what are the examples of abrasives? तो ग्राइंडिंग व्हील्स पे हम लोग यूज करते हैं, सैंड पेपर यूज करते हैं, कटिंग टूल्स, पॉलिशिंग कंपाउंड, हॉर्निंग स्टोन, मतलब ये लाइव एग्जांपल है जिसमें हम लोग यूज करते हैं. एंड सैंड ब्लास्टिंग मटेरियल, पहले जो हमने देखा था ना, ये सब ये कौन से इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पॉलिशिंग इंडस्ट्री, कटिंग इंडस्ट्री, लैपिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री हुआ. लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, कौन सा प्रोडक्ट है जहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज लिस्ट. कि सैंड पेपर, पॉलिशिंग कंपाउंड, उसमें क्या है, ग्लास में यूज करते हैं, नाइफ में यूज करते हैं, ये एग्जैक्टनेस है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एब्रेसिव के ऊपर, तो दे में आस्क यू बेसिक डेफिनेशन, बेसिक प्रॉपर्टी, व्हाट आर द टाइप्स, टाइप्स का सब टाइप, व्हाट आर द यूजेस एंड एग्जाम, बिकॉज सिलेबस में इतने टर्म मेंशन है. ठीक है, तो इन डेप्थ जाओ मत. एब्रेसिव का क्वेश्चन आया तो हम लोग लिख सकते, इतने पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करके जाओ. मतलब भूकंप पट्टी करो मत कि मुझे सब कुछ आता है, जितना पूछा है उतना लिख के आओ, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है ये केमिस्ट्री का.
तो यू शुड बी दैट मच कॉन्फिडेंट कि मैं हर एक क्वेश्चन टच करके जाने वाला हूँ। सब कुछ पढ़ो, कोई भी चीज 100% नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन हर एक चीज 50, 60, 70% पढ़ के जाओ। एज ए इंजीनियर यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट दैट 50, 60, 70% इनटू द 80, 90, 100%। अब इतना तो स्किल आपके पास गेन हुआ है, एक सेमेस्टर का एग्जाम आपने दिया भी, तो मेक श्योर कि ये कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए। उसके लिए रिटर्न प्रैक्टिस करना चाहिए, रिटर्न प्रैक्टिस के लिए कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए, एंड कंटेंट अपने पास रेडी है, सिर्फ खुद का प्रॉपर नोट्स बनाओ, छापो मत, छापने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर, मतलब बचपन में मम्मी बोलती थी की छापलेला गणपती पावत नाही, मतलब मराठी में टर्म है कि छापलेला गणपती सुद्धा पावत नाही। मतलब जब स्कूल का छुट्टी होता था गणपति के टाइम, तो होमवर्क दिया जाता था कि गणपति जी का ड्राइंग बनाओ आप लोग। एंड हम लोग क्या करते थे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ही गणपति जी का फोटो आता था, तो हम लोग उसको छापते थे। मतलब अपना ड्राइंग का शीट नीचे, उसके ऊपर गणपति जी का फोटो, पेंसिल से उसको बॉर्डरिंग करो, एंड गणपति जी बन गए। तो मम्मी बोलते थे कि ये गणपति अपने को अच्छा ब्लेसिंग्स नहीं देगा, यू शुड ड्रॉ योर बाय ओन हैंड। तो सिर्फ छापने से कुछ नहीं होता है। त्याला ते मराठी टर्म है कि छापलेला गणपती पावत नाही। तो छापने से कुछ नहीं होगा, अपना खुद का नोट्स बनाओ, रेफर एवरीथिंग। एडॉप्शन इज द गुड थिंग, कॉपिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कॉपी करने से कुछ नहीं होता है, आपके ऊपर स्टैम्प है कॉपी किया भाई, तो सर का सिम छापा है। एंड बहुत सारे लोग अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट करने वाले, मैंने भी कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट किया, लेकिन उसको मैंने मेरे हिसाब से जस्टिफाई किया कि ये आगे होना, ये नीचे होना चाहिए, ये निकालते, ये ऐड करते, उसको कलराइज करते, फॉर्मेटिंग करते। अगेन इट्स एडॉप्शन एंड न्यू कंटेंट क्रिएशन। आपको भी ऐसे ही करना है, खुद का नोट्स बनो। ठीक है। डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट करो मत, इट विल नॉट हेल्प यू फॉर द फ्यूचर प्रिपरेशन एंड फ्यूचर जर्नी। ऑप्टिकल फाइबर बहुत बार हमने सुना भी है, देखा भी है, स्टडी भी किया है। ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड ऑफ ग्लास, और वी कैन से प्लास्टिक, दैट ट्रांसमिट लाइट सिग्नल। तो मुझे लाइट, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करना है, दैट टाइम वी कैन यूज ऑप्टिकल फाइबर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Light rays are guided through the core of the fiber by reflecting off the inner surface of a cladding and which surrounds the core. तो कुछ समझा नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसे दिखता है, तो लेट्स एज्यूम दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर का पाइपलाइन। ठीक है। ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर। तो थोड़ा समझ कर लो, जिसको पता नहीं वो समझ लो। इसको हम लोग बोलते हैं कोर, मतलब एकदम इंटरनल पार्ट। इसके ऊपर एक और कोटिंग होता है, इसके ऊपर एक और कोटिंग होता है, एंड दैट कोटिंग इज नोन एज क्लैडिंग। दैट कोटिंग इज नोन एज क्लैडिंग। ठीक है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। मतलब ये डेंसर है एंड रेयर मीडियम। ठीक है। लाइट कैसे क्रिएट होगा, लाइट यहां से ही क्रिएट होगा, कोर से ही पास होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर लाइट का आपने पाथ देखा, तो ये पॉइंट के बाद अगेन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है, अगेन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब क्लैडिंग को छू के भी नहीं जाएगा, बिकॉज क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है एज कंपेयर टू डेंसर। बहुत कम मतलब साइंटिफिक वे से देखा तो बहुत कम है, अपने हिसाब से देखा तो इतना कम नहीं होगा। 1.5 क्लैडिंग कोर होता है, यानी 1.41 ऐसे होता है, तो 0.09 का डिफरेंस अपने को दिखता है, लेकिन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। मतलब यहाँ से सिग्नल यू कांट हैक, यहाँ से कोई भी सिग्नल बाईपास नहीं होगा, कोई भी इसको सिग्नल चुराएगा नहीं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट जहां से स्टार्ट हुआ है उसी मीडियम में वापस खिलेगा। तो यहाँ पे पाइपलाइन जैसा लीकेज कुछ नहीं होगा कि पानी यहाँ से बह रहा है, कोई भी लीकेज आ रहा है, चोरी करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऑप्टिकल फाइबर कहाँ से भी जाने दो, उनसे भी एरिया से जाने दो। मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर ये बिलो दी अर्थ सरफेस एंड इंटरनेशनल वे में कनेक्टेड होना है, तो सी, ओशन से पास होता है। मतलब जब भी नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प को कॉल करते होंगे, तो दे नेवर यूज अ मोबाइल फोन, यू सी प्रॉपरली। बड़े बड़े जितने डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं, उनका जो टॉकिंग होता है इट्स टू प्राइवेट। मतलब गवर्नमेंट का ही काम करते, लोगों का ही काम करते, लेकिन इट्स सीक्रेसी, एंड टू मेंटेन द सीक्रेसी दे नेवर यूज अ मोबाइल फोन। फॉर दैट सीक्रेसी पर्पस दे यूज अ लैंडलाइन, दैट लैंडलाइन इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिकल फाइबर, बिकॉज ये हैक होगा ही नहीं ना। एंड हैक हुआ तो पता चलता है कि भाई ये कोई तो कोई सुन रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू counter the content of optical fiber because the problem of total internal reflection.
इंटरनली जो मीडियम से स्टार्ट हुआ उसी मीडियम में फ्लो होता है, एंड दैट्स व्हाई वी सजेस्ट यू ऑप्टिकल फाइबर। थोड़ा महंगा आता है, एंड अगेन मेंटेनेंस कॉस्ट इनिशियल में थोड़ा ज्यादा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है, यू कैन से। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट वी कैन यूज? द सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, ऐसे बहुत होते हैं। तो सिंगल मोड फाइबर इट्स हैज अ स्मॉल कोर, छोटा कोर होता है, कैरीज ओनली वन मोड ऑफ लाइट, कि एक ही टाइप से हम लोग सिग्नल ले जा सकते हैं, मतलब एक ही रास्ता है, एंड फ्रॉम दैट वन पाथ ओनली वी कैन ट्रांसमिट द सिग्नल। सुटेड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत दूर तक डिस्टेंस लेके जाना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वी कैन यूज सिंगल मोड। मल्टी मोड फाइबर इट हैज अ लार्ज कोर, थोड़ा कोर का साइज बड़ा होगा, लार्ज मतलब रेडियस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दिस इज अबाउट द रेडियस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट कैरीज अ मल्टीपल मोड्स ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारे वे से लाइट जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? स्ट्रेट जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे दो तीन पाथ आराम से होंगे। दैट इज कम्स अंडर द मल्टी मोड, एंड दिस इज ओनली फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। तो मल्टी मोड मतलब आपको लगता है कि बहुत दूर तक जाएंगे, नहीं, सिंगल मोड यूज करने फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। मल्टी मोड मतलब डाइवर्ट होगा ना सिग्नल, यहाँ पे डिले होगा, तो शॉर्ट डिस्टेंस में इट इज ओके ओके, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना है तो यू शुड यूज विच वन? सिंगल मोड फाइबर। दिस इज वन ऑफ द डायग्राम फॉर दी ऑप्टिकल फाइबर। तो मैंने बायजूस से यहाँ पे इसका रेफरेंस लिया, तो ऑल क्रेडिट गोस टू देम, अपने कुछ भी हो टेंशन नहीं चाहिए, अच्छा खासा डायग्राम बना, एंड एजुकेशन पर्पज के लिए यूज करने वाला। तो दिस इज द कोर पार्ट, दिस इज द बेसिक कोर पार्ट। देन इसके ऊपर जो आएगा, ये हमने देखा, दिस इज क्लैडिंग, ये इसके ऊपर जो चालू, दिस इज क्लैडिंग। तो ये इनर पार्ट इज अ कोर, ऊपर से जो यूज कर रहा है क्लैडिंग। ये दो मेन पर्पज होते हैं, बाकी सब कोटिंग है, इंसुलेशन है। दिस इज नोन एज द एक्चुअल बफर वन। उसके बाद जो ब्लैक कलर का जैकेट, इतने होते हैं, चार लेयर्स, एक दो तीन and चार, चार लेयर्स टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। एक्चुअल सिग्नल कहाँ से पास होने वाला? दिस वन, बिकॉज ऑफ विच वन? क्लैडिंग। क्लैडिंग नहीं होता ना, कोर से पास होता है, तो क्लैडिंग शुड बी रेयर एज कंपेयर टू द कोर विच इज डेंसर। तो एग्जाम में आप लोग ऐसे टाइप के डायग्राम बना सकते हैं, वी कैन रेफर एनी टाइप ऑफ डायग्राम, सबका ऑप्टिकल फाइबर नियरली सेम ही होता है। लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच एंड एवरी कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट समझ के लेते हैं। तो व्हाट इज अ कोर? इट इज अ थीन सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट, जो ग्लास से बना होता है ना, तो प्लास्टिक से बना होगा। while you're using function is to send the light signal, इससे लाइट एक्चुअल पास होगा, जो एक्चुअल डेटा है वो यहां से पास होगा। नेक्स्ट इज क्लैडिंग, कोर के ऊपर जो कोडिंग कोटिंग होगा, दैट इज नोन एज क्लैडिंग। इट्स अ लेयर सराउंडिंग द कोर, अगेन इट इज मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। दोनों का मटेरियल थोड़ा सा वेरी होगा, लेकिन हर एक मटेरियल ग्लास और प्लास्टिक इससे ही बना है, क्वालिटी ऊपर नीचे होगा, ये डेंसर है, ये रेयर है, लेकिन दोनों ग्लास एंड प्लास्टिक से ही बनने वाले। इट रिफ्लेक्ट लाइट बैक इनटू द कोर, मतलब गलती से लाइट लीकेज की वजह से ऊपर चला गया, क्लैडिंग के पास आ गया, तो क्लैडिंग उसको वापस कोर के पास ढकल देगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो गलती से रिफ्लेक्ट लाइट अगर कुछ ऊपर आया, रिफ्लेक्शन का लाइट जाना चाहिए था, तो अगेन उसको बैक करेगा कोर में। देन वी हैव बफर, इट्स अ प्रोटेक्शन, इसके बाद सब कुछ प्रोटेक्शन ही, इट्स अ प्रोटेक्टिंग कोटिंग अराउंड द क्लैडिंग, अगेन मेड ऑफ प्लास्टिक। इट शील्ड्स द कोर एंड क्लैडिंग फ्रॉम द डैमेज एंड मॉइस्चर। तो ऊपर से कुछ भी टेम्परेचर इफेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर गया ऊपर से गाड़ी गया, गाड़ी की वजह से डैमेज हो गया, टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रोटेक्शन कोर यहाँ पे होता है। जैकेट, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर से जो लेयर होता है जो अपने को दिखता है, एंड इट इज मेड ऑफ वेरियस मटेरियल, किससे भी बन सकता है। इट प्रोवाइड्स ओवरऑल प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल डैमेज, केमिकल्स एंड द एनवायरमेंट, बिकॉज एक्चुअल जो दिखने वाला है दैट इज जैकेट वन। तो दीज आर द कंपोनेंट दैट वी यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर। देन थोड़ा सा इसका ऑप्टिकल फाइबर का ट्रांसमिशन रिसीवर्शन समझ के लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, लाइक वी आर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, तो जो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट पल्सेस, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर से लाइट दिखता है, लेकिन उस लाइट के अंदर एक्चुअल में क्या होगा? डेटा होगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट पल्सेस। इट इंक्लूड्स लाइट सोर्स लाइक एलईडी, लेजर डायोड एंड द मॉड्यूलेशन सर्किट। तो लाइट जो जाने वाला है ना, एलईडी और लेजर डायोड ये फॉर्म में जाता है। देन ऑप्टिकल फाइबर, तो फर्स्ट वी हैव अ ट्रांसमीटर, जिससे वो सोर्स क्रिएट होगा। ऑप्टिकल फाइबर इज अ चैनल, इज अ मीडियम, इट्स अ पाइपलाइन जिससे हम लोग पास करने वाले। तो ट्रांसमिशन मीडियम दैट कैरीज अ लाइट सिग्नल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग, इसके अंदर एक्चुअल कोर एंड क्लैडिंग होगा। देन ऑप्टिकल रिसीवर, जहां पे ये सिग्नल रिटर्न आएगा और रीच होगा, एंड देन लाइट टू अगेन किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल, बिकॉज ये कन्वर्जन इलेक्ट्रिक से ही लाइट में, एंड अगेन लाइट टू इलेक्ट्रिकल होना ही चाहिए। इट इंक्लूड्स अ फोटो डिटेक्टर एंड अ सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किटरी। तो यहाँ पे फोटो डायोड यूज होगा, एंड देन सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब उसके अंदर क्या डेटा है वो डिकोड होगा।
ऑप्टिकल एम्पलीफायर जो डेटा डिकोड किया उसका क्वालिटी इन बिटवीन कम ज्यादा हुआ, उसका क्वालिटी कम ज्यादा हुआ कि सिग्नल बहुत दूर तक ट्रैवल हुआ, इसके लिए थोड़ा सा वीकेन हो गया, उसका क्वालिटी डिग्रेड हुआ। तो टू मेंटेन द क्वालिटी वी कैन बूस्ट द सिग्नल स्ट्रेंथ एंड ट्रांसमिट द पार्ट विद द कंपनसेट फॉर द लॉसेस। जो भी लॉस हुआ इसके बीच में ड्यू टू द ट्रांसमिशन उसको भरपाई करेंगे। एंड ऑप्टिकल कनेक्टर्स, इट इज यूज्ड टू जॉइन ऑप्टिकल फाइबर टुगेदर एंड कनेक्ट देम अदर डिवाइस। ऑप्टिकल फाइबर का एक ऑप्टिकल 50 किलोमीटर का नहीं होगा ना, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर 20 मीटर 1 किलोमीटर कुछ बेसिक होगा। तो उसको मैंने ज्वाइन करना है तो कनेक्टर यूज करते हैं, जैसे रेलवे का लाइन कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर यूज करते हैं वैसे ही। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? हाई बैंडविड्थ, ज्यादा बैंडविड्थ से हम यूज करते हैं। घर पे जितना वाईफाई का सिस्टम है उसका बैंडविड्थ देखो एंड रिप्लेस दैट वायर विद द वो कोएक्सियल केबल होता है। अभी जो यूज करेंगे दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, तो अच्छा खासा बैंडविड्थ मिलेगा, वेस्टेज कम होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर्स कैन कैरी मच मोर इंफॉर्मेशन देन द कॉपर केबल ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देन लो ट्रांसमिशन डिस्टेंस, सॉरी लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस, दूर तक ले जा सकते हैं, ज्यादा डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। लाइट सिग्नल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर विद मिनिमम लॉस एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर द रिपीटर। रिपीटर मतलब कि यहां से यहां तक सिग्नल गया, देन आपको क्या करना है, यहां तक कुछ लॉस हुआ, अगेन उसको रिपीट करो एंड देन अगेन पास करके जाओ, अगेन चेक करो कुछ लॉस तो नहीं हुआ, अगेन रिपीट करो। तो अगेन उसको एम्पलीफायर स्ट्रेंथ करना है, तो रिपीटर नॉट रिक्वायर्ड। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब जो भी इन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, वहां पे कोई ना कोई अपोज आएगा, उस अपोज को हम लोग इनिशियली सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक्चुअली वहां पे कुछ भी अफेक्शंस नहीं होता है, जो भी होगा वो भी बहुत रेयर है। दैट्स व्हाई इट इज मोर रिलायबल इन द सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, बहुत कॉस्टली एंड इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है। सिक्योरिटी, इट इज मोर सिक्योर देन एनीवन, इट इज डिफिकल्ट टू टैप इनटू द ऑप्टिकल फाइबर विदाउट बीइंग डिटेक्टेड एंड मेकिंग देम मोर सिक्योर देन द कॉपर केबल्स। ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर हैक नहीं होगा, हैक होगा, लेकिन हैक होने के बाद पता चला कि हैक हुआ है। नॉर्मल जो टेलीफोन का लाइन है ना, उसको हैक होने के बाद पता भी नहीं चलता कि हैक हुआ है, एनीवन कैन लिसन यू। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर हैक होने के बाद पता चलता कि समवन इज लिसनिंग यू, तो दैट इज सिक्योरिटी। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं कि हम लोग उसका सोल्यूशन नहीं ला सकते, लेकिन इट इज जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में उससे ज्यादा सिक्योर, स्मॉल सेल लाइट वेट, ज्यादा हेवी नहीं होता है, इसलिए हम लोग लॉन्ग रेंज तक यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर स्मॉलर, lighter than the copper cable and making them easier to install and manage the activity. So these are the advantages that we can use in the optical fiber communication. Applications, telecommunication में सिग्नल यहाँ से वहाँ लेके जाना है, लॉन्ग हॉल डेटा ट्रांसमिशन। लॉन्ग हॉल मतलब दूर तक, कि मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टू मॉस्को, मॉस्को टू बीजिंग, ऐसे मल्टीपल ट्रांसमिशन लेके जाना है। इंटरनेट बैकबोन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन में यूज कर सकते हैं, यूज करने जिसके पास पैसा है यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में मिलता है वैसे भी। डेटा सेंटर्स, कनेक्टिंग द सर्वर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस विद डेटा सेंटर्स। केबल टेलीविजन, अगेन केबल टेलीविजन यूज कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का वीडियो आएगा, देख लो एक बार। मेडिकल एप्लीकेशन, एंडोस्कोपी में यूज कर सकते हैं, लेजर सर्जरी कर सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग। तो एंडोस्कोपी एक बार यूट्यूब पे देखो, मतलब मैं इसके बारे में इन डेप्थ नहीं बताता हूँ, भांडा नहीं फोड़ता हूँ, लेकिन एंडोस्कोपी देखो, जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, यूट्यूब पे एंडोस्कोपी सर्जरी देखो कैसे होता है, बॉडी के ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं देखो, इंटरनल एक्चुअल वन। तो these are the applications. Next one, industry application, sensors, automation इसमें। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ज्यादा बड़ा नहीं था, यहाँ पे हमने चैप्टर पूरा खत्म किया। तो कैसा लगा लेक्चर? इन द वन लेक्चर हमने पूरा चैप्टर कंडक्ट किया विद क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स के साथ। तो मेक श्योर ऐसा ही सपोर्ट बढ़ाना है, सो और कंटेंट यहाँ पे देते जाएंगे। देयर इज वन गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट YouTube ने दो फैसिलिटी YouTube चैनल पे लॉन्च की। द फर्स्ट वन एट द ज्वाइन बटन एंड सेकंड इज अ सुपर थैंक्स। तो whenever you want to become the admission Guruji का premium member, you can join the join button and जब भी आपको कोई कमेंट करना है, you can use super thanks। तो आपके सपोर्ट की वजह से हमने ये चीज अचीव की है। मेक श्योर ऐसा ही सपोर्ट हमें YouTube चैनल पे मिलना चाहिए, एंड सो दैट वी कैन डू द मोर कंटेंट। यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर वापस मिलते हैं।